नमस्कार। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और हम इसका एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। ये सेशन खास तौर पर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो सिविल सर्विसेज या दूसरी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हम इस जरूरी डॉक्यूमेंट के हर चैप्टर को, हर पॉइंट को एग्जाम के नजरिए से समझेंगे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा रोड मैप क्या रहेगा, एक नज़र उस पर डालते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि आखिर ये इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। फिर हम इंडियन इकोनॉमी की बड़ी तस्वीर यानी मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक को देखेंगे। उसके बाद हम एक एक करके की सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज का डीप डाइव एनालिसिस करेंगे। फिर हम फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज को समझेंगे और आखिर में सोशल प्रोग्रेस और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिससे आपको पूरा डॉक्यूमेंट समझने में आसानी होगी। चलिए तो अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? देखिए, किसी भी डॉक्यूमेंट के आंकड़ों में जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो डॉक्यूमेंट है क्या, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसे कौन बनाता है और इसका मकसद क्या है। ये सारी बातें आपकी समझ के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करेंगी। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण आखिर है क्या? देखिए, अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार की एक सालाना रिपोर्ट है जो पार्लियामेंट में बजट पेश होने से ठीक पहले रखी जाती है। आप इसे पिछले साल के लिए देश की अर्थव्यवस्था का एक रिपोर्ट कार्ड या हेल्थ चेकअप समझ सकते हैं। ये हमें बताता है कि हमारी इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, अलग अलग सेक्टर्स में क्या ट्रेंड्स रहे और आगे हमारे लिए क्या मौके हैं और क्या चुनौतियां हैं। अच्छा, अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इसे तैयार कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। किसके गाइडेंस में? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी CEA के। और इसे पार्लियामेंट में पेश कौन करता है? देश के फाइनेंस मिनिस्टर। और याद रखिएगा, ये हमेशा बजट से ठीक एक दिन पहले पेश किया जाता है। यहाँ एक छोटा सा हिस्टोरिकल फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। 1964 तक इकोनॉमिक सर्वे बजट डॉक्यूमेंट का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1964 में इसे बजट से अलग कर दिया गया। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों किया गया? इसका मकसद ये था कि बजट की घोषणाओं से पहले इकोनॉमी का एक डिटेल्ड और इंडिपेंडेंट एनालिसिस दिया जा सके ताकि बजट को सही कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सके। ठीक है, अब आते हैं सर्वे के सबसे जरूरी हिस्से पर, भारत का मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक। ये सेक्शन हमें हमारी अर्थव्यवस्था की ओवरऑल हेल्थ के बारे में बताता है। यहाँ जो भी फिगर्स और परसेंटेजेस आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उन पर खास ध्यान दीजिए और अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा। सर्वे का जो पहला और सबसे बड़ा अनुमान है वो ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहेगी। ये एक बहुत ही मजबूत आंकड़ा है। याद रखिएगा, रियल जीडीपी का मतलब है कि इसमें से इन्फ्लेशन यानी महंगाई के असर को हटा दिया गया है। ये इकोनॉमी में प्रोडक्शन की असल ग्रोथ को दिखाता है। इसी के साथ GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में 7.3% की ग्रोथ का अनुमान है। GVA हमें इकोनॉमी के सप्लाई साइड की तस्वीर दिखाता है, मतलब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में असल में कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। ये आंकड़ा भी सभी सेक्टर्स में एक मजबूत इकोनॉमिक एक्टिविटी का संकेत दे रहा है। जैसा कि आप इस चार्ट में साफ देख सकते हैं, भारत की अनुमानित विकास दर दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के औसत से कहीं ज्यादा है और इसी मजबूत ग्रोथ के साथ ये अनुमान है कि भारत लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि ये जो ग्रोथ हो रही है इसे चला कौन रहा है, इसके ड्राइवर्स क्या हैं? जैसा आप इस डोनर चार्ट में देख सकते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन, जिसे हम PFCE भी कहते हैं, GDP का 61.5% हिस्सा है। ये सबसे बड़ा ड्राइवर है। इसका मतलब है कि लोग सामान और सर्विसेज पर खर्च कर रहे हैं, जो कि एक मजबूत डिमांड को दिखाता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो हमारी आज की ग्रोथ स्टोरी 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, मजबूत कंजम्पशन यानी खपत। दूसरा, सॉलिड इन्वेस्टमेंट, जिसे GFCF कहते हैं, मतलब देश में नई फैक्ट्रीज, मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश। और तीसरा, हमारा सर्विस सेक्टर, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन तीनों ने मिलकर इकोनॉमी को गति दी है।
अब जब हमने ओवरऑल पिक्चर देख ली है तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और एक एक करके हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज के परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो है इसके एलाइड सेक्टर्स यानी इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में हुई शानदार ग्रोथ। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, लाइव स्टॉक यानी पशुधन और फिशरीज यानी मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है, जो ग्रामीण आय को बढ़ाने में मदद कर रहा है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री की। यहाँ सरकार का मुख्य फोकस इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग पर है। PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के जो ये आंकड़े हैं वो आपके मेंस के आंसर्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस स्कीम का मकसद भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है और इसके नतीजे आप निवेश और रोजगार के इन आंकड़ों में साफ देख सकते हैं। और अब आते हैं सर्विस सेक्टर पर, जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट में भारत का हिस्सा 2005 में सिर्फ 2% था, जो 2024 में बढ़कर 4.3% हो गया है। ये सेक्टर न सिर्फ एक्सपोर्ट और FDI में बल्कि शहरी रोजगार पैदा करने में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स की जांच करेंगे। इसका मतलब है कि हम देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव कितनी मजबूत है। इसमें सरकार की कमाई और खर्चे यानी फिस्कल सिचुएशन, बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ यानी मॉनेटरी सिचुएशन और दुनिया के साथ हमारा व्यापार यानी एक्सटर्नल फ्रंट, ये सब शामिल है। ये टेबल दिखाती है कि सरकार ने फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखा है। यहाँ दो चीज़ों पर खास ध्यान दीजिए। पहला, कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी। ये वो खर्चा है जिससे देश में एसेट्स बनते हैं, जैसे रोड्स, पोर्ट्स, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। और दूसरा, सरकार के ऊपर कर्ज यानी डेट टू GDP रेशियो में कमी, जो एक मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत है। टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर भी तस्वीर काफ़ी अच्छी है। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे GST, दोनों में मजबूत कलेक्शन हुआ है। यहाँ जो GST 2.0 का प्रस्ताव है वो एक बड़ा रिफॉर्म है जिस पर आगे नजर रखनी होगी। इसका मकसद शायद टैक्स स्ट्रक्चर को और आसान बनाना हो सकता है। हमारे बैंकिंग सेक्टर की सेहत भी काफ़ी मजबूत दिख रही है। बैंकों के ग्रॉस NPAs यानी वो लोन्स जिनके वापस आने की उम्मीद कम है, वो अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं। साथ ही क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है, जिसका मतलब है कि बिजनेस और लोग लोन लेकर इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हैं। और हाँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन के ये जो आंकड़े हैं PMJDY और मुद्रा, इन्हें अपने एग्जाम के लिए ज़रूर याद रखिएगा। भारत की एक्सटर्नल पोजीशन यानी दुनिया के साथ हमारे इकोनॉमिक रिश्ते भी काफ़ी मजबूत हैं। हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD कंट्रोल में है और हमारे पास बहुत अच्छा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ये रिजर्व क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमें किसी भी बाहरी इकोनॉमिक शॉक जैसे अचानक तेल की कीमतें बढ़ने के खिलाफ एक सेफ्टी कुशन, एक सुरक्षा कवच देता है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई को भी बहुत असरदार तरीके से मैनेज किया गया है। जैसा आप देख सकते हैं, अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन सिर्फ 1.7% रही, जो कि एक हिस्टोरिक लो है। ये आंकड़ा मुख्य रूप से खाने पीने की चीज़ों और फ्यूल की कीमतों में गिरावट की वजह से है। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का असली मतलब तभी है जब उसका फायदा आम लोगों तक पहुंचे। इसलिए अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे सोशल सेक्टर्स में हुई प्रोग्रेस को देखेंगे, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो तरक्की हुई है वो पूरे देश में दिख रही है। ये जो आंकड़े हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे का नेटवर्क हो, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो या हर घर तक नल से जल पहुंचाने का मिशन हो, ये सभी बताते हैं कि देश में कनेक्टिविटी और बेसिक सुविधाओं में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट के दो सबसे बड़े पिलर्स एजुकेशन और हेल्थ में भी भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। एजुकेशन में हम 100% स्कूलिंग के लक्ष्य की तरफ हैं और हेल्थ में माँ और बच्चे की मृत्यु दर में जो कमी आई है वो ग्लोबल एवरेज से भी बेहतर है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, खास तौर पर सोशल डेवलपमेंट के नज़रिए से। वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी यानी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई है। ये तेज बढ़ोतरी न सिर्फ हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी है, बल्कि एक ज्यादा समावेशी समाज का भी संकेत है।
वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अत्यधिक गरीबी 2022-23 में घटकर 5.3% रह गई है। इस बड़ी कमी में सरकार की ग्रामीण योजनाओं जैसे स्वामित्व और नमो ड्रोन दीदी ने एक अहम भूमिका निभाई है। देखिए, एक अच्छा सर्वे सिर्फ उपलब्धियां नहीं गिनाता, वो आगे की चुनौतियों को भी सामने रखता है। इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ अच्छी बातें नहीं बताता, ये आगे आने वाली चुनौतियों पर भी खुलकर बात करता है। तो चलिए अब इन्हें समझते हैं और इनसे निपटने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं वो देखते हैं। तो आखिर एक डेवलप्ड नेशन बनने की राह में हमारे सामने मुख्य बाधाएं क्या हैं? सर्वे के अनुसार हमें किन एरियाज पर फोकस करने की जरूरत है ताकि हम अपनी ग्रोथ की रफ्तार बनाए रख सकें? सर्वे कई चुनौतियां बताता है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है कमजोर राज्य क्षमता यानी वीक स्टेट कैपेसिटी। मतलब पॉलिसीज अच्छी हैं पर उनको जमीन पर उतारने की यानी उन्हें इम्प्लीमेंट करने की क्षमता कमजोर है। ये पॉइंट आपके मेंस के आंसर्स के लिए बहुत क्रिटिकल है, खास तौर पर जब आप गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर लिखते हैं। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए सर्वे आगे का रास्ता भी बताता है। सिफारिशें बिल्कुल साफ हैं। मैन्युफैक्चरिंग को और बूस्ट करना, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकारी खर्च जारी रखना ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, और अपनी शिक्षा को इंडस्ट्री की ज़रूरतों के साथ जोड़ना। और सर्वे इस बहुत ही पावरफुल विजन के साथ खत्म होता है, स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी से स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी की ओर बढ़ना। इसका मतलब है कि भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन्स के लिए सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि इतना जरूरी बनना है कि दुनिया के लिए वो अनिवार्य हो जाए जिसके बिना काम ना चल सके। ये एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। तो चलिए इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। ये सर्वे एक मजबूत और आत्मविश्वासी भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर दिखाता है जो लगातार ग्रोथ के लिए तैयार है। आपके एग्जाम के लिए की टेकअवेज क्या है? जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन के मुख्य आंकड़े याद रखिए, बड़ी सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों को नोट करिए और चुनौतियों और आगे की राह को समझिए। अपनी तैयारी अच्छे से करती रहिए। शुभकामनाएं। Welcome to Bharat Curious. Make sure to like, comment and subscribe, and as always, thanks for watching.